हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो एसबीआई पीओ मेंस 2023 का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। 5 दिसंबर 2023 इसकी डेट है। तो आज का जो सेशन है ये भी आपके एसबीआई पीओ के मेंस के रिगार्डिंग ही है। आज के सेशन में हम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्यों, ये सेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्स को भी ले कंसिडरेशन में, तो क्रिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो काफ़ी बढ़ गया है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम पर्टिकुलर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो एक मेजर चंक जो होता है वो क्रिटिकल रीजनिंग का होने लगा है, इन एडिशन टू पजल्स। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन अब कम देखने को मिलते हैं और पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। अराउंड 7 to 10 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिटिकल रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए, आज का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। अब सी आर, क्रिटिकल रीजनिंग या सी आर के क्वेश्चन में का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रीडिंग। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो मीनिंग है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और तो ही आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्शंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि डायरेक्शन ही आपको बताएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको करना क्या है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 सेंटेंसेस गिवन है। हमें ये बताना है कि ये 2 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट कॉमन कॉज है, या फिर एक कॉज है एक इफेक्ट है। मीन्स कि इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का हमें रिलेशनशिप बताना है। ये एक कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। क्या कह रहा है? अ मेजर साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विल सेट अप मोबाइल क्लिनिक्स एट 5 यूएस लोकेशन टू प्रोवाइड एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स फॉर व्हीकल्स। तो क्या कह रहा है कि एक मेजर साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो मोबाइल क्लिनिक सेटअप करेगा। कहाँ पे करेगा? 5 यूएस लोकेशंस पे। किस लिए? कि एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है व्हीकल्स के लिए वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? Theft rates of numerous automobiles by a major South Korean automobile manufacturer soared after thieves discovered these models lacked engine immobilizers and anti-theft technology that has long been standard in other vehicles. तो सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक मेजर साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के ऑटोमोबाइल्स के थेफ्ट रेट्स बढ़ गए हैं, सोर कर गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। कब इंक्रीज हुए हैं? जब थीव्स ने ये डिस्कवर किया कि ये जो मॉडल्स है, इस मैन्युफैक्चरर के जो ऑटोमोबाइल के मॉडल्स हैं उनमें इंजन इमोबलाइज़र है ही नहीं। अब ये इंजन इमोबलाइज़र क्या है? एक एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी है जो कि एक स्टैंडर्ड है, बहुत सारे व्हीकल्स में काफ़ी टाइम से स्टैंडर्ड रहा है, बट इन ऑटोमोबाइल्स में ये मिसिंग है। तो हम अगर देखें तो सेकेंड सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? एक इंक्रीज़ हुआ है थेफ्ट रेट में, ऑटोमोबाइल्स का थेफ्ट रेट में इंक्रीज़ हुआ है। किस वजह से? कि जो थीव्स है उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया है कि इनके इंजन्स में ये एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी है नहीं। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कि जो साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर है वो यूएस लोकेशन पे मोबाइल क्लिनिक सेटअप करेगा जिससे वो एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रोवाइड कर सके। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस 2 है ये एक्चुअली कॉज है जिसका इफेक्ट ये सेंटेंस 1 हुआ है। पहले इंक्रीज हुआ थेफ्ट रेट, ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के ऑटोमोबाइल्स में के थेफ्ट रेट में इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट, एक बहुत ही क्रूशियल सिक्योरिटी कंपोनेंट था, जो एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी था वो मिसिंग था। तो उसी के स्टेप में जो मैन्युफैक्चरर है उसने ये एक्शन लिया कि वो क्लिनिक्स सेटअप करेंगे जिससे एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स व्हीकल को प्रोवाइड करे और जो थेफ्ट रेट है, जो थेफ्ट हो रही है ऑटोमोबाइल्स की, वो कम हो सके। तो सेकंड हमारा कॉज है, फर्स्ट हमारा इफेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? बी। बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न का है, कॉज एंड इफेक्ट का ही है। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है?
3/4 of the world's flowering plants and about 35% of the world's food crops that depend on pollination to reproduce face a potential crisis, and the situation could lead to increased income insecurity for millions of small-scale farmers in many regions. अब जैसा आप देख सकते हैं ये काफ़ी लेंदी सेंटेंस है, ठीक है, और ऐसा आपको एक्सपेक्ट भी करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे वो लेंदी ही होंगे। तो अब ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आपने सिर्फ सेंटेंस का लेंथ देखिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। अगर सेंटेंस लेंदी है तो आप उसको पार्ट्स में पढ़ें, ठीक है। हम पहले पार्ट पे जाते हैं। 3/4 of the world's flowering plants and about 35% of the world food crops that depend on pollination। मीन्स यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के 3/4 और वर्ल्ड फूड क्रॉप्स के 35% जो डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन पे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमें एक परसेंटेज दे रहा है एक सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स का जो कि पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। पॉलिनेशन पे क्यों डिपेंड का होते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए। अब फेस अ पोटेंशियल क्राइसिस एंड द सिचुएशन कुड लीड टू इंक्रीज्ड इनकम इनसिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स इन मैनी रीजन्स। अब जो हमने देखा कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स का जो परसेंटेज है और वर्ल्ड फूड क्रॉप का जो परसेंटेज है जो कि पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो एक पोटेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, मतलब एक डेंजर, एक रिस्क फेस कर रहा है। और जो ये रिस्क है कि जो रिस्क की सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इससे क्या हो सकता है कि फार्मर्स में एक इनकम इनसिक्योरिटी आ सकती है, ठीक है। सेकंड पे देखते हैं। Using a data set containing 2,673 sites and 3,080 insect pollinator species, the researchers showed that the combined pressure of climate change and agricultural activities have led to a large reduction in insect pollinators, ठीक है। इसको भी हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। Using a data set containing 2,673 साइट्स एंड 3,080 इंसेक्ट पॉलिनेटर स्पीसीज, मतलब एक डेटा सेट का यूज़ करके जिसपे इतने इंसेक्ट पॉलिनेटर स्पीसीज और इतने साइट्स इन्वॉल्व थे। द रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया, ये डिस्कवर किया कि जो कंबाइंड प्रेशर है क्लाइमेट चेंज का और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का, उससे एक लार्ज रिडक्शन हुआ है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस नंबर 2 है जहाँ पे रिडक्शन की बात हुई है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की, वो एक्चुअली कॉज है इस सेंटेंस 1 का। अब कैसे है? सेंटेंस 1 में हमने देखा कि जो फूड क्रॉप्स है जो पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट है वो एक पोटेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, वो रिस्क पे हैं। अब वो रिस्क पे क्यों होंगे? क्योंकि वो पॉलिनेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटर से कम हो गए हैं। तो सेंटेंस 2 सेंटेंस 1 का कॉज है, यानी कि सेंटेंस 2 कॉज है, सेंटेंस 1 उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा बी, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको बता दूं कि जो सेंटेंस 1 है उसमें ये कहा गया है कि जो प्लांट्स है, सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स है जो पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो रिस्क पे हैं, वो डेंजर में है। और उस डेंजरस सिचुएशन का रिजल्ट क्या हो सकता है कि एक इनकम इनसिक्योरिटी आ सकती है मिलियंस ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स में। सेंटेंस 2 बता रहा था हमें कि एक डेटा सेट के थ्रू ये फाइंड किया है रिसर्चर्स ने कि इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में कमी हुई है। अब इंसेक्ट पॉलिनेटर्स कम हुए हैं तो पॉलिनेशन की का जो प्रोसेस है वो भी कम हो रहा है। तो ऐसे प्लांट्स जो पॉलिनेशन पे ही डिपेंडेंट थे रिप्रोडक्शन के लिए, वो उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब उनके नंबर्स, अब प्लांट्स के नंबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। अब प्लांट्स के नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे तो वैसे फार्मर जो इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उनमें एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी आ सकती है। So statement 2 was our cause, statement 1 was our effect. आइए थर्ड को देखते हैं। ये क्या है? Each question given below consists of a statement followed by 2 arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument. मतलब एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है या वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले कि शुड द गवर्नमेंट क्लोज डाउन अ डेकेड ओल्ड कोल पावर प्लांट टू मेक वे फॉर एन ऑफशोर विंड फार्म। मतलब क्या एक गवर्नमेंट को एक डेकेड्स ओल्ड कोल पावर प्लांट है, मतलब एक कोल यूज़ करने वाला पावर प्लांट है जो काफ़ी सालों से, काफ़ी डेकेड्स से फंक्शनल है, क्या गवर्नमेंट को उसे क्लोज कर देना चाहिए एक ऑफशोर विंड फार्म बनाने के लिए? ठीक है, चलिए आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। पहला वाला है नो,
because wind farms depend on wind condition that can fluctuate and might not be very efficient in providing a consistent supply of electricity, especially at times when wind speed is low. पहला आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फीजिबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विंड फार्म्स होते हैं वो विंड कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, और विंड कंडीशन क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस रीज़न की वजह से जो विंड फार्म्स थे वो बहुत एफिशिएंट नहीं होंगे एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, मतलब एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में वो एफिशिएंट नहीं होंगे, स्पेशली उन टाइम्स पे जब विंड स्पीड लो होगी। ठीक है। सेकेंड क्या है? यस, because the transition from a coal-based power plant to a wind power plant will significantly help decrease carbon emissions and reduce air pollution. अब जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो उसके फेवर में, वो कह रहा है कि यस दिस शुड बी डन। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन है, जो चेंज होगा कोल बेस्ड पावर प्लांट से विंड पावर प्लांट में, इससे जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस, वो लो होंगे और एयर पोल्यूशन कम होगा। अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई आर्ग्यूमेंट वीक है या कोई स्ट्रॉन्ग है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है, जैसे यहाँ पे बात की गई है कि एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा। ये जो रीज़न बताया गया है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखी जाए तो मेजर ऑपरेशंस एक जगह के रुक सकते हैं, लोगों का काम रुक सकता है, जिससे इकोनॉमिक आउटपुट पे और अदर काइंड ऑफ वर्क पे बहुत ही सिवियर एंड एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम जानते हैं कि ये काफ़ी एक ऐसा एक रीज़न है जिससे हम ये गवर्नमेंट को ये कोल पावर प्लांट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ये अभी जो कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो रुक जाएगी, जिससे काफ़ी सिवियर एंड काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो वन एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, हम कहेंगे इसको कि वन इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब सेकंड देखें तो सेकंड कह रहा है कि एमिशंस कम होंगे, एयर पोल्यूशन कम होगा। अब हम इस बात को भी लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते कि बिकॉज एमिशंस का कम होना भी बहुत ज़रूरी है, एयर पोल्यूशन का कम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट हमारे स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो आपको देखना है, वहाँ पे अच्छे से रीड करना है, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, सोच जो आपकी है वो लगानी है कि आपके अकॉर्डिंग क्या जो आर्ग्यूमेंट्स दिया गया है, क्या उसका इफेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी ग्रेविटी कितनी है, वो कैसे, कोई फ्रिवलस तो नहीं है, कोई ऐसा मतलब नॉन सीरियस बात तो नहीं कह रहा, या कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा जो कि स्टेटमेंट से जुड़ी ही ना हो। तो उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज स्टेटमेंट इज गिवन बाय 3 स्टेटमेंट विच मे और नॉट स्ट्रेंथन और वीकन द असर्शन। मतलब हमें एक स्टेटमेंट या एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसमें एक बात कही गई है, उसके बाद हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। हमें ये बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स का कौन सा स्ट्रेंथन या वीकन कर रहा है। ठीक है। तो पहले हम ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पैसेज है, इसे पढ़ लेते हैं। द गंगा बेसिन हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन रिसेंट ईयर्स, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो गंगा बेसिन में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है काफ़ी सालों से, सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है। इससे क्वेश्चन आ गए हैं कि जो अभी जो चल रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिस तरह से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, उसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Among the solutions proposed to address this unsustainable water consumption, crop switching has received growing attention. अब solution की बात कर रहा है कि जितने solutions ऐसे propose किए गए थे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसमें एक solution है क्रॉप स्विचिंग का, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी अटेंशन उसे दिया जा रहा है। स्विचिंग फ्रॉम राइस टू पर मिलेट और बाजरा एंड sorghum during the kharif season and shifting from wheat to sorghum jowar in the rabi season could lower water consumption in the Indo-Gangetic plains by 32% and boost farmers' profits by
140% अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। अब इसमें क्या बात की गई है कि अगर हम जो क्रॉप स्विचिंग की बात है, तो अगर हम राइस, जो अभी राइस कल्टीवेट हो रहा है, उससे हम बाजरा पे आ जाए, स्विच कर दें बाजरा एंड सॉर्गम पे खारिफ सीजन के ड्यूरिंग, और वीट जो हम करते हैं राबी में, उसके जगह पे सॉर्गम हम कल्टीवेट करें, तो इससे जो वाटर कंजम्पशन है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का, वो 32% कम हो जाएगा, और जो फार्मर्स का प्रॉफिट है वो भी 140% बूस्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम क्रॉप स्विचिंग यूज़ करते हैं तो एक तरफ वाटर कंजम्पशन तो कम हो रहा है, सेकेंडली फार्मर्स का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है, ये पैसेज हमें ये बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स वुड वीकन द आर्ग्यूमेंट मेड इन द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि जो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन अगर फॉल्स होता है तो, ठीक है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि वहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ट्रू लिखा है, इफ़ फॉल्स लिखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ़ फॉल्स लिखा है, मतलब ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं इनमें जो बात कही गई है अगर वो फॉल्स होती है तो उसे वीकन करना चाहिए, वैसे स्टेटमेंट्स को हमें ढूंढना है। ठीक है, अब हम पहला पढ़ते हैं। द ऑथर्स कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप स्विचिंग विद सर्विस improving irrigation efficiency, another proposed solution, and found that there is a larger reduction in groundwater depletion and increased energy savings with the first method. अब जो ऑथर्स थे इस स्टडी के, उन्होंने 2 मेथड्स को कंपेयर किया, एक तो क्रॉप स्विचिंग को, दूसरा जिसमें इरिगेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव की गई थी। तो इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने ये पाया कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में जो रिडक्शन था और जो एनर्जी सेविंग्स में जो इंक्रीज थी वो फर्स्ट मेथड में ज़्यादा थी। ठीक है, मतलब क्रॉप स्विचिंग को और जो इरिगेशन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी मेथड है, इन दोनों को कंपेयर किया तो उन्होंने ये पाया कि क्रॉप स्विचिंग में ज़्यादा रिडक्शन हुआ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में, और एनर्जी सेविंग्स भी ज़्यादा हुई। मीन्स क्रॉप स्विचिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये क्रॉप स्विचिंग के फेवर में बात कर रहा है, और जो हमने जो भी पैसेज पढ़ा वो भी क्रॉप स्विचिंग को ही फेवर कर रहा था, तो ये उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, बट कब कर रहा है, अगर ये ट्रू है तो। अगर ये फॉल्स होता है तो ये क्या कन्वे करेगा, वो ये कन्वे करेगा कि क्रॉप स्विचिंग में रिडक्शन हुआ वो लार्जर नहीं था। ठीक है, वो स्मॉलर था, माइनर था, और एनर्जी सेविंग्स भी इंक्रीज नहीं हुई। फॉल्स हुआ तो ये कन्वे करेगा। अब फॉल्स में ये कन्वे करने पर ये क्या कर रहा है, ये इसको वीकन कर रहा है, इसके अगेंस्ट बोल रहा है कि नहीं, क्रॉप स्विचिंग हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन जो हुआ वो सेकेंड मेथड के कंपैरिजन में कम हुआ और एनर्जी सेविंग्स भी कम हुई। तो पहला वाला तो हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड, द पोटेंशियल ऑफ क्रॉप स्विचिंग टू प्रोड्यूस को बेनिफिट्स फॉर अदर डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, फूड सप्लाई एंड फार्मर्स प्रॉफिट्स रिमेन्स लार्जली अनक्वांटिफाइड। ठीक है, अब हम पैसेज में देखें तो 2 चीज़ की बात हुई थी, एक तो कि जो कंजम्पशन है वो कम होगा और फार्मर्स के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बात कर रही है कि जो बात कही गई है को बेनिफिट्स, जो को बेनिफिट्स यानी 2 बेनिफिट्स जिसकी बात की गई है इस मेथड की, ये लार्जली अनक्वांटिफाइड है, मीन्स डिटरमाइंड नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अब एक्यूरेट नहीं है तो हम ये भी बता नहीं सकते कितना होगा। ठीक है, तो ये इसको वीकन कर रहा है, बट अगर फॉल्स हुआ तो फिर क्या कहेगा कि हाँ एक्यूरेट है, स्ट्रेंथन करेगा। तो अगर फॉल्स पे ये स्ट्रेंथन कर रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड देखते हैं। When the maximization of profit is considered the only objective, sorghum turns out to be more profitable as it has the highest minimum support price and lowest cost of cultivation. अब अगर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही सोल ऑब्जेक्टिव मान ले तो सॉर्गम सबसे प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कम है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम है। मीन्स मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप अगर कल्टीवेट करना है तो सॉर्गम है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉर्गम दोनों जगह दिया गया था, खारिफ में भी और राबी में भी, और यहाँ पे बात की गई थी फार्मर्स की प्रॉफिट को बूस्ट करने की। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि सॉर्गम सबसे प्रॉफिटेबल है, तो काइंड ऑफ ये स्ट्रेंथन कर रहा है उसको। बट अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, यही कहेगा कि नहीं सॉर्गम प्रॉफिटेबल नहीं है और उसे कल्टिवेट करना क्वेश्चनेबल है, नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर है क्योंकि ये भी अगर फॉल्स है तो वीकन कर रहा है। तो हमने देखा कि कौन कौन था हमारा,
एक तो 1 था, दूसरा 3 था, तो हमारा आंसर इसमें है ओनली 1 and 3। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली अगर आप ये इफ़ फॉल्स वाला जो सेक्शन है ये आप अगर ओवरलुक कर दें, अगर आपसे छूट जाए तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा इसमें गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप ये वाला जो है, या तो आप डायरेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, सेकेंडली अगर कोई सेकेंडरी डायरेक्शन दिया गया है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स विच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड। ठीक है, तो एक पैसेज हमें दिया गया है इसमें, और उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट्स इन्फर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल बहुत कम आने वाली है, इसीलिए रीडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक CR के कर रहे हो, आप RC के कर रहे हो, इनफैक्ट पजल्स है वो भी बड़े बड़े आते हैं, अगर आप पजल्स भी रीड कर रहे हो, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल अच्छी है, तो आप उसको बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी रीड और जल्दी कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कोपिंग विथ अ मेंटल हेल्थ इशू while वर्किंग इज हार्ड, but choosing whether to disclose that information to a manager or HR representative can just be difficult। पहले लाइन में क्या कह रहा है कि कोपिंग विथ अ मेंटल हेल्थ इशू वाइल वर्किंग इज हार्ड, मतलब काम करते वक्त जितने आपके मेंटल हेल्थ इशू आते हैं उनसे डील करना डिफिकल्ट है, बट चूजिंग वेदर टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू अ मैनेजर और HR रिप्रेजेंटेटिव कैन बी जस्ट एज डिफिकल्ट। मतलब अब किसी HR रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजर को ये बताना कि आपको एक मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है वर्क करते हुए, ये भी इक्वली डिफिकल्ट है, ये ईजी नहीं है। On one hand, informing higher powers can help workers get the accommodation they need, increase their support from peers and even improve workplace culture। एक तरफ अगर आप बताते हैं हायर पावर्स को, मीन्स मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, HR रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर आप बताते हैं कि यू आर फेसिंग अ मेंटल हेल्थ इशू, तो इससे जो वर्कर्स, कोई वर्कर ये बताता है तो उससे अकोमोडेशन मिल सकता है, उससे हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है उसके पीयर्स का, उसके कलीग्स का, और इससे वर्कप्लेस का कल्चर भी इंप्रूव होगा। येट दे ऑल्सो रिस्क जजमेंट, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, इवन डिसमिसल। अब लेकिन इसके बावजूद इसमें जजमेंट, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन और डिसमिसल के भी रिस्क हैं। तो हमने देखा पहले सेंटेंस में जो पैसेज है उसने ये बात कही कि मेंटल हेल्थ इशू से डील करना हार्ड है, और उसे बताना सुपीरियर्स को वो भी उतना ही हार्ड है। उसके बाद एक एडवांटेज उसने बताया कि अगर हम बताते हैं सुपीरियर्स को तो उससे हमें अकोमोडेशन मिल सकता है, हमें सपोर्ट मिल सकता है, हमारा वर्क प्लेस कल्चर बढ़ सकता है। उसके बाद के सेंटेंस में उसने एक नेगेटिव एस्पेक्ट किया कि अगर आप बताते हैं तो इससे आपको जज किया जाएगा, स्टीरियोटाइप किया जाएगा, मे बी आपको एक मेंटली इल पर्सन समझा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिसमिसल यानी आपको निकाला भी जा सकता है जॉब से। तो ये इसके रिस्क्स हैं। फॉर मैनी वर्कर्स although they may desperately need support, coming forward is not simple। अब इस वजह से बहुत सारे वर्कर्स के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, बहुत सीवियर नीड है उन्हें सपोर्ट की, वो आगे नहीं आ पाते हैं, वो अपनी बात सुपीरियर्स को नहीं रख पाते मेंटल हेल्थ इशू वाले। ठीक है, इवन एज वर्क प्लेसेस पुट इन मोर रिसोर्सेज देन एवर, some people have found out the hard way that disclosing their mental health struggles is not a black and white choice। अब यहाँ पे बात कही गई कि इवन एज वर्क प्लेसेस पुट इन मोर रिसोर्सेज एंड एवर, मतलब वर्क प्लेसेस अब मेंटल हेल्थ इशूज से डील करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी सम पीपल हैव फाउंड आउट द हार्ड वे। फाउंड आउट द हार्ड वे का मतलब क्या होता है कि उन्हें कोई डिसएडवांटेज मिला, उससे उन्होंने ये लेसन लिया। अब उन्हें यहाँ पे उसके आगे क्या लिखा है कि सम पीपल हैव फाउंड आउट द हार्ड वे दैट डिस्क्लोजिंग देयर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट चॉइस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आपको काफ़ी अच्छे से रीड करना है कि आप इसका जो मीनिंग है वो कॉम्प्रिहेंड कर सकें। ठीक है, सम पीपल हैव फाउंड आउट द हार्ड वे दैट डिस्क्लोजिंग देयर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट चॉइस, मीन्स कुछ लोगों को एक हार्ड वे में पता चला है, मीन्स उनके साथ कुछ गलत हुआ, कोई डिसएडवांटेज हुआ उनके साथ, इससे उनको ये पता चला कि जो मेंटल स्ट्रगल है उन्हें उसे डिस्क्लोज करना, मतलब उससे किसी को बताना, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट चॉइस, मतलब एक ऐसा चॉइस नहीं जिससे आप पूरी तरह अग्री कर सकते हो या डिसअग्री कर सकते हो। देयर आर ग्रे एरियाज, बहुत ही अनसर्टेनिटी है, एक अनसर्टेन सा सिचुएशन है,
अपने मेंटल हेल्थ इशू के बारे में किसी को बताना। तो ये पैसेज हमें ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब पहला इन्फ्रेंस हम देखते हैं। हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन प्रूव टू बी डिसएडवांटेजेस फॉर अ पर्सन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब मेंटल हेल्थ इशू का होना एक पर्सन के लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने यहीं पे पढ़ा कि अगर उसके पास मेंटल हेल्थ इशू है और अगर वो उससे डिस्क्लोज करता है या उन्हें पता चलता है तो डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग, जजमेंट और डिसमिसल भी हो सकता है। मीन्स ही और शी कैन लूज हिज और हर जॉब। तो पहला वाला तो इन्फर हो रहा है कि हाँ डिसएडवांटेज तो है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। The workplaces of today are more open to accepting and addressing the mental health issues of their employees. अब जो वर्क प्लेस है, आज के जो वर्क प्लेसेस हैं वो ज़्यादा ओपन है। अब मतलब कि ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं मेंटल हेल्थ वाले लोगों को और एड्रेस करने में, मतलब उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने में, उन्हें सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब मोर ओपन का मतलब क्या है कि पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, मतलब पहले वो कम एक्सेप्ट करते थे, पहले वो कम हेल्प करते थे, अब वो ज़्यादा एक्सेप्ट एंड ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल ये भी हम इन्फर कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ क्या लिखा है? इवन एज वर्क प्लेसेस पुट इन मोर रिसोर्सेज दैन एवर। अब दैन एवर का मतलब क्या है कि पहले जितना था उससे ज़्यादा रिसोर्सेज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस में? इस मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से डील और एड्रेस करने में। तो बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं कि आज की जो वर्क प्लेसेस है वो ज़्यादा ओपन है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं जिससे वो उनके एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस हो सकें। थर्ड क्या है? मैनी वर्कर्स कैन कोप विद देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑन देयर ओन व्हाइल दे वर्किंग। अब एक क्या कह रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अपने मेंटल हेल्थ इशू से खुद ही डील कर सकते हैं, उनमें खुद ही कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप ही डील कर लेंगे जब वो वर्क कर रहे हैं। अब काइंड ऑफ एक जेनेरिक स्टेटमेंट बता रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसा कर सकते हैं, बट क्या हम इन्फ्रेंस में दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एक जेनेरिक स्टेटमेंट है ये, और ऑथर ने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया है हमें कि वर्कर्स कोप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उसने ये भी बात कही है कि फॉर मैनी वर्कर्स ऑल्दो दे मे डेस्परेटली नीड सपोर्ट। मतलब बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट चाहिए, तो वो वर्कर्स तो खुद से नहीं कर सकते। ठीक है डील। अब बाकी के वर्कर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या प्रोपोर्शन कितना है, उसके कोई डेटा भी हमें नहीं दिया गया है जिससे हमें ये पता लगा है कि हाँ इतने परसेंटेज वर्कर्स कर सकते हैं, इतने परसेंटेज नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं उनका ज़्यादा है या वो काफ़ी नंबर्स में है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो वी कैन नॉट इन्फर 3। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमने 1 कर लिया था इन्फर, 2 कर लिया था, तो ओनली 1 एंड 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे। In the question below, a situation is given followed by statements that may or may not be possible reasons for the situation. Select the option that best describe the reason for the situation in the question. मतलब क्वेश्चन में एक सिचुएशन दिया गया है और इस सिचुएशन के 3 रीजंस दिए गए, मतलब ये रीज़न की वजह से ये सिचुएशन हुआ होगा। ठीक है, और हमें बताना है क्या रीज़न हो सकता है। तो हम पहले सिचुएशन पढ़ेंगे। स्टेट ए हैज़ बीन ऑन एन अनस्टॉपेबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट ए है वो एक अनस्टॉपेबल शिफ्ट पे है। अनस्टॉपेबल शिफ्ट से क्या मतलब हो रहा है? अनस्टॉपेबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन में वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, मतलब ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की यूटिलाइज कर सके। The state has mandated businesses and universities to install solar panel roofs on half of their infrastructure and has built 2 massive hydroelectric power plants. अब उसके बारे में ही बताया गया है आगे कि उसने क्या क्या किया है जिससे वो अनस्टॉपेबल शिफ्ट पे है। तो उसने बिजनेसेस को ये मैंडेट कर दिया गया है, ये गाइडलाइन दे दी है कि आपके हाफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोलर पैनल्स रूफ इंस्टॉल होने चाहिए, और उसने 2 मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पे इंस्टॉल किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, फर्दरमोर the state has also introduced policies to expedite the adoption of electric vehicles among the masses to lower the number of petrol and diesel vehicles on the road. इसके अलावा यानी इन एडिशन टू यहाँ पे जो स्टेप्स है उसके एडिशन में उसने ऐसी पॉलिसीज़ लाई हैं स्टेट ने जिससे कि अडॉप्शन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो उसकी स्पीड उसकी पेस बढ़ सके, मतलब ज़्यादा जल्दी
ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें, जिससे क्या हो कि जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स है उनके नंबर्स कम हो। However, despite the significant shift, emissions level in air continue to remain stubbornly high. अब इतना कुछ करने के बाद भी however क्या करता है, हमें बताता है कि एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ये जो चीज़ दी गई है और इस चीज़ में एक अपोजिट सा डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि however इतना करने के बावजूद डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट शिफ्ट, एमिशन लेवल्स जो है स्टेट ए में वो अभी भी बहुत हाई है, और हाई ही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्टबनली हाई मीन्स वो हाई ही है और वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या क्या रीज़न हो सकता है इसका। पहला क्या है, hesitance in electric vehicle adoption stemming from past incidences of fire accidents and exorbitant maintenance costs प्रेवलेंट इन स्टेट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हेसिटेंस है, एक अनविलिंगनेस है, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी है, डर सा है व्हीकल अडॉप्शन में। और ये डर क्यों है, क्योंकि पहले काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं फायर एक्सीडेंट्स के, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उनमें फायर एक्सीडेंट्स हो गया था। और दूसरा कि एग्जॉर्बिटेंट मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन है उसमें हेसिटेंस है और वो उतना ज़्यादा अडॉप्शन हो नहीं रहा। तो क्या ये रीज़न है? बिल्कुल रीज़न है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट उतने नंबर में नहीं हो रहे जितने नंबर में एक्सपेक्ट किए गए थे, तो उसका मतलब पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स ही यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उससे एमिशंस तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ही। तो पहला तो रीज़न है। सेकेंड क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड यूनिवर्सिटीज आर रैलिंग अगेंस्ट द मैंडेटेड सोलर पैनल गाइडलाइंस ओइंग टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड चूजिंग टू ओपनली डिफाई द गाइडलाइंस। मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उस मैंडेट को, जो मैंडेट दिया था उसने सोलर पावर पैनल्स इंस्टॉल करने का, उसको नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, वो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते। तो अगर वो सोलर पैनल्स नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स वो ट्रेडिशनल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कोल पावर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उनके यहाँ, तो इससे भी एमिशंस कम तो नहीं होंगे। तो ये भी रीज़न है। थर्ड क्या है, वन ऑफ द टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज करेंटली ऑपरेशनल एंड द स्टेट रिलाइज ऑन फॉसिल फ्यूल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई पावर डिमांड। अब जो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए उनमें एक ही ऑपरेशनल है, और जब भी हाई पावर की डिमांड होती है तो स्टेट क्या अपने जो फॉसिल फ्यूल पावर्ड है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब अगर वो फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स का यूज़ कर रहा है तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से तो एमिशंस होंगे ही, तो इस वजह से भी एमिशन हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? ऑल 1, 2 and 3। ऑल 1, 2 and 3, ठीक है। चलो, तो हमने देख लिया कि किस तरह के सीआर के क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने, डिफरेंस क्या है ऑप्शन में, हर ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, उससे फाइंड आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको काफ़ी टिप्स मिले होंगे, आपको अप्रोच पता चली होगी कैसे सीआर क्वेश्चंस करने, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम, आप सभी सक्सेसफुल हो, ये मेरी कामना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।